To my dear students and other participants, आज मैं एक बार पुनः आपके सामने आरटीआई एक्ट 2005 की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट धारा डिस्कस करने के लिए आपके सम्मुख यूट्यूब पे आया हूं। और मैं रामजी गुप्ता, और यूट्यूब पे ये मेरा 10वां करीब ये आपका पीपीटी सामने है। आइए, जो ये आरटीआई की धारा 5(4) और 5(5), ये धारा बहुत इंपॉर्टेंट है सारे सीपीआईओस को और एपीआईओस के लिए। जितने भी सीपीआईओ मीन्स सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, एसपीआईओ मीन्स जितने भी स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं राज्यों में, या जितने भी लोग आरटीआई सेक्शन को डील करते हैं अपने अपने संस्थानों में, या जितने दूसरे लोग आरटीआई का काम देख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। देखिए, 5(4) और 5(5) में जो है कंसेप्ट ऑफ डीम्ड पीआईओ बताया गया है। कंसेप्ट ऑफ डीम्ड पीआईओ का सेंस ये है कि डीआईओ, ये डीम्ड पीआईओ मीन्स उसको प्रिज्यूम कर लेना जिस व्यक्ति के पास जो होल्डर ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो आइए, किसको हम डीम्ड पीआईओ मानते हैं, इस बात को हम समझते हैं। देखिए, ये जो धारा 5(4) है, ये सीपीआईओ को एक अधिकार देती है, सीपीआईओ को एक पावर देती है कि जो भी सीपीआईओ एसपीआईओ है may seek assistance of any other officer as he or she considers it necessary for the proper discharge of his or her duties। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई भी सीपीआईओ या एसपीआईओ अपने पब्लिक अथॉरिटी के डोमेन में जो भी अधिकारी हैं, जो भी होल्डर ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, जिनके पास कोई पर्टिकुलर फाइल है, जिसके बारे में कोई सूचना कोई एप्लीकेंट मांग रहा है, तो उस अधिकारी को वो एज डीम्ड पीआईओ के रूप में उससे असिस्टेंस मांग सकते हैं। अगर सीपीआईओ या एसपीआईओ कोई भी असिस्टेंस मांगते हैं तो जो, या जिसको डीम्ड पीआईओ के रूप में नोटिफाई कर देते हैं, जब उससे इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो वो उनको असिस्टेंस देने के लिए बाध्य हो जाता है। अर्थात सीपीआईओ के पास एक ये पावर है कि वह अपने पीआईओ के पब्लिक अथॉरिटी के डोमेन में जो भी अधिकारी हैं उनसे वो अपने कार्य को संपादित करने के लिए असिस्टेंस मांगता है। असिस्टेंस मांगने का मतलब यह है कि कोई भी सूचना वो मांग सकता है जो कोई भी एप्लीकेंट मांग रहा है। अब मान लीजिए धारा 5(4) में सीपीआईओ ने अगर या एसपीआईओ ने किसी भी अधिकारी जो होल्डर ऑफ इंफॉर्मेशन है, अर्थात जिसके पास वो पर्टिकुलर फाइल है जिसकी सूचना कोई एप्लीकेंट मांग रहा है, अगर उसको चिट्ठी लिखता है और कहता है कि आप ये सूचना दीजिए, तो देखिए 5(5) के तहत क्या उसका इफेक्ट है। धारा 5(5) कहती है कि एनी ऑफिसर हुज असिस्टेंस हैज बीन सॉट, यानी किसी भी अधिकारी का जिसका असिस्टेंस सीपीआईओ ने एसपीआईओ ने मांगा है अंडर सबसेक्शन 4, यानी ऊपर जो सबसेक्शन 5(4) है, तो ऐसा अधिकारी शैल रेंडर ऑल असिस्टेंस, उसे देना ही होगा, सारा असिस्टेंस उसे देना होगा। किसको? टू द सीपीआईओ या एसपीआईओ। और सीकिंग हिज और हर असिस्टेंस एंड फॉर द पर्पसेस ऑफ एनी कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। और अगर इस पूरे परिप्रेक्ष्य में इन धाराओं का या प्रोविजंस का जो आरटीआई एक्ट में है, अगर कंट्रावेंशन होता है, अगर उल्लंघन होता है, कोई भी इसमें जो है विरोधाभास पाया जाता, तो सच अदर ऑफिसर शैल बी ट्रीटेड एज ए सीपीआईओ और एसपीआईओ। तो ऐसा जो दूसरा ऑफिसर था, वो ऑफिसर जो डीम्ड पीआईओ जिसको बनाया गया, जिसने सूचना दी है, वो जो है सेक्शन 20 के तहत फाइन वगैरह लगना, या कोई भी अगर उसमें जो है डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह होता है, तो वो उस दूसरे डीम्ड पीआईओ के ऊपर होगा, ना कि सीपीआईओ। तो इस 5(4) और 5(5) का ये फर्क है कि 5(4) में जो है सीपीआईओ को एक राइट मिला हुआ कि वो किसी भी अपने डोमेन के या अपने पब्लिक अथॉरिटी के डोमेन के, जिस पब्लिक अथॉरिटी का वो सीपीआईओ है,
उसके डोमेन में जो भी अधिकारी हैं जिनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है जो मांगी जा रही किसी एप्लीकेंट के द्वारा, तो उसको डीम्ड पीआईओ के रूप में उससे वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है। अब जब वो इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा उसे, अब जब इंफॉर्मेशन देगा अगर उसमें कोई भी कंट्रावेंशन होता है तो जो डीम्ड पीआईओ हो, जो होल्डर ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसने वो सूचना दी है, वो इसके लिए जिम्मेदार रहेगा, उत्तर और जवाबदेही उसकी होगी। और अगर सेक्शन 20 ऐसे केसेस में एप्लीकेबल करता है सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो उस डीम्ड पीआईओ के ऊपर जो है एक्शन होगा, ना कि सीपीआई। हर बार सीपीआईओ की गर्दन नहीं पकड़ी जाएगी। सीपीआईओ का रोल है एक वो जिम्मेदार अधिकारी के रूप में, मान लीजिए एक पोस्टमैन के रूप में इंफॉर्मेशन ले करके और उसको जो है एप्लीकेंट को प्रदान करता है। कानूनन उसको जो है एम्पावरमेंट किया गया एक अधिकारी को, भाई सूचना जो है रिट्रीव करके किससे, होल्डर ऑफ इंफॉर्मेशन से। अब अगर होल्डर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है मान लीजिए कोई इसमें कंट्रावेंशन करता प्रावधान का, तो उस पर एक्शन कैसे होगा? उसके लिए सीपीआईओ को 5(4) में पावर दिया गया है और 5(5) में ये बताया गया है कि अगर डीम्ड पीआईओ उसको बनाया गया है और डीम्ड पीआईओ के रूप में उससे सूचना मांगी गई है होल्डर ऑफ इंफॉर्मेशन से, तो कोई भी अगर कंट्रावेंशन होता है तो सीपीआईओ जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि वो डीम्ड पीआईओ जिम्मेदार होगा। तो डीम्ड या प्रिज्यूम्ड पीआईओ का ये कंसेप्ट है। मेरे ख्याल से ये धारा अब आपको क्लियर हो गई होगी। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पीपीटी पे देखिए आपके सामने जो खुला हुआ है, मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि ये देखिए एक प्रेजेंटेशन लेकर के आए हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी सीआईसी का ये नोटिस ऑफ हियरिंग है। तो एक सैंपल केस के रूप में हम दिखाना चाहते हैं इसी 5(4) और 5(5) के परिप्रेक्ष्य में कि अभी आपने धारा 5(4) और 5(5) पढ़ी। 5(4) के तहत आपने सीपीआईओ का पावर देखा कि वो किसी भी अधिकारी से सूचना मांग सकता है अपने एप्लीकेंट को देने के लिए और उसको डीम्ड पीआईओ बना सकता है, प्रिज्यूम कर सकता है। प्रिज्यूम्ड पीआईओ वो हो जाएगा उस इंफॉर्मेशन के लिए जो वो प्रदान कर रहा है। तो अब ये देखिए ये नोटिस ऑफ हियरिंग में भी ये प्रावधान है। नोटिस ऑफ हियरिंग देखिए, सेकंड पैराग्राफ देखिए, ये क्या कहता है? ये नोटिस ऑफ हियरिंग है, ये सीपीआईओ और एपीलेट अथॉरिटी दोनों के अगेंस्ट में है। ये नोटिस अंडर सेक्शन 19 ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 और ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से सेकेंड जो अपील है उसके तहत आया हुआ है। तो द एफोरसेड अपील, मैं ये पैरा 2 पढ़ता हूं। द एफोरसेड अपील has been listed for hearing on 8/4/2013 at 15:10 hours. The commission hereby directs you to appear in person and present your case. तो ये इस तारीख को और इतने बजे हियरिंग थी और ये निर्देश मिले हुए थे कि इन पर्सन आकर के आप अपने केस को प्रेजेंट करें। किसको? सीपीआईओ को और अपीली अधिकारी को। इन केस यू हैव टेकन द असिस्टेंस ऑफ एनी ऑफिसर अंडर सेक्शन 5(4) ऑफ द आर्टिकल। बस यही चीज मैं आपको दिखा था कि अगर आपने असिस्टेंस लिया है किसी दूसरे अधिकारी का अंडर सेक्शन 5(4) यानी डीम्ड पीआईओ का ऑफ द आरटीआई, तो सच पर्सन शुड आल्सो बी नोटिफाइड। तो ऐसे व्यक्ति को भी ये नोटिस ऑफ हियरिंग नोटिफाई करिए एंड आस्क्ड टू अपीयर बिफोर द कमीशन, और उसे कहिए कि कमीशन के सामने आए ऑन द डेट एंड टाइम मेंशन्ड अबव, जो डेट एंड टाइम है। बस ये बात आपको बताना चाहता। देखिए यानी 5(4) में जो आपको राइट है सीपीआईओ को या एसपीआईओ को, तो 5(5) में जो है जब आपने जो है ये प्रावधान कर दिया कानून ने कि अगर वो कोई भी सूचना गलत देता है तो उसकी जिम्मेदारी, तो आप ये नोटिस में भी ये चीज मेंशन है कि अगर 5(4) में जो है सीपीआईओ ने किसी का असिस्टेंस लिया है तो उस ऑफिसर को लेकर के आइए हियरिंग के तहत, ताकि जवाबदेही उसकी बने। सीपीआईओ हर चीज का जवाब नहीं देते पड़े। सीपीआईओ ने तो बीच में तो एक तरह से मेडिएशन का काम किया, यानी हमारी ये सूचना जो है लेकर के और प्रदान कर दी है एप्लीकेंट को। लेकिन अगर कोई भी जो है एक्सप्लेन करना है अब सीआईसी के सामने, जस्टिफाई करना है, तो वो कौन करेगा? वो डीम्ड पीआईओ करेगा जिसकी सूचना है, तो उस ऑफिसर को भी लेकर के जाना है। तो यही मैं आपको इन केस योर नॉन अपीयरेंस और दैट ऑफ द ऑफिसर हुज असिस्टेंस हैज बीन टेकन अंडर सेक्शन 5(4) ऑफ द आरटीआई। अगर मान लीजिए कोई ऑफिसर नहीं जाते हैं और जिसका असिस्टेंस लिया 5(4) में वो भी नहीं जाते हैं, तो द मैटर विल बी हर्ड एंड डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड। तो जो मैटर है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड ही हियरिंग हो जाएगी। और इसका एक कंसेप्ट ये कि जो सीआईसी में बैठे हुए इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं वो प्रो अपीलेंट होते हैं, यानी वो जो अपील करता है या कंप्लेंट करता है उसके बिहाफ में वो बैठे होते हैं। तो हमारा जो है डिपार्टमेंट का पक्ष रखने के लिए जरूर
ऑफिसर को जाना चाहिए। बेस्ड ऑन पेपर तो जजमेंट डिपार्टमेंट के विरुद्ध हो जाएगा फिर वो, अगर ठीक से वो उस चीज को कागजों में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है तो ये कंसेप्ट है। आइए चलिए इसके बाद हम एक धारा और आपसे डिस्कस करते हैं, वो है 6(3) की। अब सेक्शन 6(3) ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005, ये आपके सामने खुला हुआ है नेक्स्ट पीपीटी, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन। और ये जो सेक्शन 6(3) के तहत ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन, ये क्या कंसेप्ट है? इफ द इंफॉर्मेशन आस्क्ड फॉर, अगर जो सूचना मांगी गई है, डज नॉट कंसर्न विद द सब्जेक्ट डेल्ट विद बाय द पीआईओ, यानी वो पीआईओ जिस पीआईओ के पास एप्लीकेशन आई है वो नहीं डील करते हैं, तो क्या होगा फिर? मान लीजिए एक एप्लीकेंट ने 5 बिंदुओं पे सूचना मांगी है, 4 बिंदु उस डिपार्टमेंट से संबंधित है जिस सीपीआईओ को उसने लिखा है, एक बिंदु जो है दूसरे डिपार्टमेंट से है, तो क्या एप्लीकेंट को वापस कर दी जाएगी उस बिंदु के लिए एप्लीकेशन? नहीं। तो उसमें सीपीआईओ की जिम्मेदारी है कि ही शैल फॉरवर्ड द एप्लीकेशन, वह एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करेगा टू द कंसर्न अथॉरिटी, जो कंसर्न जो है पब्लिक अथॉरिटी होगी डीलिंग विद द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट मैटर को डील करेंगे, एंड इन्फॉर्म द एप्लीकेंट द पार्टिकुलर्स ऑफ दैट अथॉरिटी। और इस ये जो ट्रांसफर किया है 6(3) में, वो पूरी सूचना जो है एप्लीकेंट को इन्फॉर्म कर देंगे, टू विच इट इज फॉरवर्डेड, कि किसको वो फॉरवर्ड किया गया, सो दैट द एप्लीकेंट में कॉरेस्पॉन्ड डायरेक्टली विद दैट अथॉरिटी, ताकि एप्लीकेंट जो है उस बिंदु के लिए उस रिस्पेक्टिव जो है पब्लिक अथॉरिटी से डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस कर सके। द ट्रांसमिशन, अब ये जो चिट्ठी पत्री ये भेजना है या मान लीजिए पॉइंट को ट्रांसफर करना है, तो ये ट्रांसमिशन शैल टेक प्लेस एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी संभव हो, इट इज एक्सपीडिएंट, बट नॉट लेटर देन 5 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एनी एप्लीकेशन। सीपीआईओ जब एप्लीकेशन रिसीव करते हैं उसके मैक्सिमम 5 दिन के अंदर ही अंदर हो जाना चाहिए। 1 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, बहुत अच्छा, इट इज एक्सपीडिएंट एज अर्ली एज पॉसिबल। लेकिन 5 दिन से ज्यादा डिले होना नहीं चाहिए, और उस बिंदु के लिए उस रिस्पेक्टिव पब्लिक अथॉरिटी को आप ट्रांसफर कर देंगे। तो ये 6(3) भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार इसमें क्या होता है, हम लोग जो है कंफ्यूजन में रह जाते हैं और जो हमसे रिलेटेड है उसको प्रोसेस करके देते हैं और वो पॉइंट छूट जाता है। तो ये क्लियर हो गया कि हमें जो बिंदु हमसे संबंधित नहीं है उसको हम रिस्पेक्टिव जो है पब्लिक अथॉरिटी को जो है वो ट्रांसफर कर देंगे 6(3) के तहत। तो मेरे ख्याल से ये 3 धाराएं आपको क्लियर हो गई, 5(4), 5(5) और 6(3). 5(4) में सीपीआईओ एसपीआईओ को इंपावर किया गया है कि वो अपने डोमेन में किसी भी जो होल्डर ऑफ इंफॉर्मेशन है अधिकारी, उसको डीएम्ड पीआईओ बना करके सूचना ले सकता है। इसका फायदा ये मिलेगा सीपीआईओ की कि 5(5) में जब भी हियरिंग होगी इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, तो वो उस ऑफिसर को नोटिफाई करके ले जाएगा इंफॉर्मेशन कमिश्नर के सामने, और वो जस्टिफाई करेंगे कि उन्होंने सूचना ऐसी दी है, ठीक दी है, या कोई कंट्रोवेंशन नहीं हुआ है। वो जवाबदेही उनकी है, ना कि सीपीआईओ की। और अगर उसमें कुछ भी विरोधाभास पाया जाता है, कंट्रोवेंशन पाया जाता है, तो जो भी सेक्शन 20 या सोकॉज वगैरह जो भी इशू होगा वो उस ऑफिसर को इशू होगा जो एचआई था, होल्डर ऑफ इंफॉर्मेशन था या डीम्ड पीआई था। और इसके लिए हमने आपको एक नोटिस ऑफ हियरिंग भी दिखाया। और इसके बाद आइए 6(3) में हमने आपको बताया कि ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। डील करते समय इसमें ये चीज ख्याल करने का है कि हमें जो है जो हमसे संबंधित बिंदु नहीं है उसको हमें 6(3) में ट्रांसफर करना है। और एक बार का हम वाकया बताते हैं कि 6(3) में हमने एक नहीं ट्रांसफर कर पाए थे। हमारा डिपार्टमेंट में, मैं डिफेंस में जब काम करता था, तो इसमें सो कॉज नोटिस भी हमें मिल गया था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की तरफ से कि उन्होंने कहा कि आपको 6(3) में जो है अम्मा जारी हमारा डिफेंस का ऑर्गेनाइजेशन उसमें ट्रांसफर करना था। और हमने ट्रांसफर इसलिए नहीं किया कि वो एप्लीकेंट आए दिन आरटीआई लगाते थे, करीब 70-72 एप्लीकेशन उन्होंने लगाई थी अपने एक पॉइंट पे। तो उसमें कि ये तो वहां भी लगाते रहते, यहाँ भी हमने कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं किया था, तो उसमें सो कॉज नोटिस सर्व हो गया। उन्होंने इंफॉर्मेशन कमिश्नर का ये कहना था कि हर एप्लीकेशन को आप इन आइसोलेशन ट्रीट करिए और हर एप्लीकेशन में पूरा जो है आपकी जवाबदेही है। अगर आपसे संबंधित नहीं था बिंदु तो आपने क्यों नहीं ट्रांसफर किया, यानी 6(3) में ट्रांसफर ना करने से सो कॉज नोटिस हमें मिल गया था। इसलिए मैंने सोचा कि आपको अच्छी तरह से ये चीज एक्सप्लेन कर दें। चलिए आज यहीं पर रैप अप करेंगे और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे सर्विस मैटर्स में। आज का बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।
और मेरा एक विनती कि हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको अपने शेयर करते रहिए फ्रेंडों में, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी समुचित रूप से होती रहे। थैंक यू वेरी मच।